इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हमारी जो डेवलपमेंट है इंसान की, जो हम जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदरों से आए हैं या बंदरों के से आए हैं और जो इंसान हम बने हैं, तो उसमें एक डेवलपमेंट हमारी उस किसी भी चीज़ के जानने की जो इच्छा है उसी ने हमें डेवलपमेंट कराया है। आज हम इतने मून तक पहुंच गए हैं और जो जो कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की है, ये हमारी उस इंफॉर्मेशन को जानने की इच्छा है। तो इसी इंफॉर्मेशन को जानने की जो इच्छा है उसको मरने नहीं देना है। इसलिए ही बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी हमारे देश से पहले बहुत सारी गवर्नमेंट इसको पास कर चुकी है ऑलरेडी। इवन हमारे देश में आज की है तो कुछ 100-200 साल पहले यूएस और उससे पहले में बहुत सारे देश कर चुके हैं। तो हमें 2005 में आए, चलिए जो भी आए। तो अब एक और क्वेश्चन है, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन ये क्या नया है? 2005 से पहले नहीं था राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन शुरू से था। 1947 जब से हमें आज़ादी मिली, जब से हमारा संविधान लागू हुआ, तब से राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है, पर हमें नहीं पता था और पर उसको अधिकार को लेना बड़ा मुश्किल था। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट हमारी कह चुकी है। आर्टिकल 19(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का पार्ट है, आर्टिकल 19(1) में क्या है? आर्टिकल 19(1) में फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स में जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो एक फंडामेंटल राइट है, उसी के साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम एक केस हुआ था, उस केस में राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आप इस केस के बारे में गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये केस ये था, इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था यूपी से। राजनारायण बड़े वकील थे। राजनारायण बड़े वकील उनको ये पता लगा कि इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये इलेक्शन जीता है, यानी कि सरकारी अमला है, उन्होंने इलेक्शन में यूज किया है। उन्होंने डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी, उनको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि आप अपनी राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, जो भी आज मैं बोल रहा हूँ या आपको लोग बोलेंगे या जो चैनल में बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, न्यूज़ पे जो भी हम जो विचार रखते हैं वो हम तब रख पाएंगे जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, सूचना होगी। जब हमारे पास सूचना ही नहीं है तो हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, उसका मतलब नहीं है। और उसमें साथ में ये भी कहा था कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के मालिक नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं, और जो हर नागरिक इस, क्योंकि सरकार कैसे चलती है, हमारे साथ टैक्स के पैसे से चलती है। तो इन्होंने कहा था कि जो बैगर है, अगर भिखारी भी है और जो सामान लेता है वो भी टैक्स देता है, तो इसलिए उसका मालिक हुआ है, तो उसको उस इंफॉर्मेशन को जानने का अधिकार है। तो बाकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं सब नौकर हैं, हम सब मालिक हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जानने का अधिकार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले से ही था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी 1976 में एक रूलिंग में क्लियर करा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो मैं ये थोड़ी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ आपको कि आपको आरटीआई रेज करने में काम नहीं आएगी, पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, कब से है, कैसे है, ठीक है। तो अब इसमें जब हमारा फंडामेंटल राइट्स था, ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स था, तो हमें आरटीआई एक्ट 2005 की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल सबका मन में उठ सकता है कि जब ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स है तो 2005 की हमें क्यों जरूरत पड़ी? इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो था, पर उसका कोई प्रोसीजर ले डाउन नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं बना हुआ था कि आरटीआई में रेज करने तो कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कोई फीस देनी है नहीं देनी, ये सब इंफॉर्मेशन उसकी जानकारी नहीं थी। तो आरटीआई एक्ट 2005 जब आया तो उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि कैसे ये आरटीआई इम्प्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होगा। अब हर आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। राजनारायण बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने में भी काफी टाइम लगता है, 1-2 साल लग जाता है, केस चलता है, उसके बाद कोई जवाब है। तो हर आदमी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जा सकता। तो आम नागरिक कैसे सूचना मिले, उसकी शुरुआत आरटीआई एक्ट 2005 से हुई, ठीक है। अब पर जब ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट था, तो उसके बीच में उसकी दिक्कतें क्या थी? वो फंडामेंटल राइट होने के बावजूद हमें सूचनाएं क्यों नहीं मिल रही? तो उसकी कुछ दिक्कतें थी, मैं उसको थोड़ी सी दिक्कत आपको बताता हूँ। उसके ना कुछ
कुछ और दूसरे कानून थे जो हमारी सूचनाओं को रोक रहे थे। अगर कोई मान लो सरकारी अफसर है, अगर आपसे पहले डिमांड करते RT एक्ट 2005 से पहले कि हमें भाई साहब ये सूचना दे दीजिए, अगर वो देने के लिए राजी हो जाए, पर वो उसको कुछ कानून उसको रोकते थे। अगर वो उसको बाईपास करके आपको सूचना देता भी था तो वो उसको जेल हो सकती थी। वो कौन से कानून थे? उसके कानून था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, कुछ एक था कि हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है सीक्रेट है, पहले ये कानून था। सेक्शन 123 और इंडियन एविडेंस, एक दो कानून और थे, तो इसकी कानून की डिटेल में जाएंगे क्या थे। या एक था कंडक्ट रूल ऑफ सिविल सर्वेंट। कंडक्ट रूल ऑफ सिविल सर्वेंट के सिविल सर्वेंट जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी कंडक्ट रूल बुक होती है। उस रूल बुक में लिखा होता है आप कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो सीक्रेसी भंग हो जाएगी। सीक्रेसी इसलिए वो शेयर नहीं करते थे अपने बचाने के लिए भी और इस कानून के से बचते थे। तो RT एक्ट में इन सब कानूनों को खत्म कर दिया, यानी कि दबा दिया। कैसे दबा दिया, कौन सा आर्टिकल बताया मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। अच्छा, दूसरी ओर आपको कुछ लग रहा होगा कि यार ये कानून है, कानून की भाषा समझना बड़ा मुश्किल काम है, सेक्शन है, कुछ आर्टिकल है, ये कुछ वर्ड आपको दिमाग में गुजरे होंगे कि यार हम कैसे करेंगे। मैं आपको सिंपल बता दूं, मैं आपको जो ये बता रहा हूँ इसके बिना भी आप RTI लगा सकते हैं। RTI रेस करना बहुत ही सिंपल काम है, इस कानून को जाने बिना भी लगा सकते हैं, लोग लगाते हैं, पर आप जान लेंगे तो थोड़ी अच्छी तरह से लगा लेंगे। सिर्फ सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैंने जो शुरुआत की थी मैं इस कानून के बारे में नहीं जानता था, मैंने सिर्फ कहीं से इंटरनेट से एक फॉर्म डाउनलोड कर लिया, मुझे समझ नहीं आता लिखूँ क्या। मैंने फॉर्म डाउनलोड किया, कुछ लिखना उस पर जो क्वेश्चन थे बनाए, कुछ का जवाब डलता है, फिर सर्च किया था यार ये कैसे क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो पर आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये सेशन इसलिए दे रहा हूँ कि उसको वो काम जो गलती मैं कर चुका हूँ वो ना करें और आप उसको अच्छी तरह से यूज़ करें, ठीक है। पर ये कानून बड़ा सिंपल है, अगर कानून को आप नहीं भी जानते, थोड़ा जानते हैं तो भी लगा सकते हैं, ज़्यादा जानते हैं तो भी लगा सकते हैं, नहीं जानते तो भी लगा सकते हैं, पर थोड़ी सी जानकारी होगी तो उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी डेवलपमेंट में चलते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कैसे आया, ठीक है। तो जब VP सिंह बने थे उन्होंने भी एक बोला था कि हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लेके आए, तो शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद सबसे जिसको मैं मानता हूँ कि जो हमारी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेने के आने सबसे जिन्होंने सबसे जंग लड़ी वो था मजदूर किसान शक्ति संगठन। इस संगठन ये नहीं होता तो शायद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारे देश में नहीं आता। और सिंपल बता दें, आज हम इस बड़े बड़े लोग RTI यूज करते हैं, पर इसकी जो शुरुआत थी वो मजदूर किसान शक्ति संगठन, यानी कि बिल्कुल मजदूर, बिल्कुल रूट लेवल के जो मजदूर थे उन्होंने शुरुआत करी थी। उनकी समस्या क्या थी? उनकी समस्या थी ठेकेदार उनको जो पेमेंट करता था, डेली वेजर्स की गवर्नमेंट पेमेंट करता था, वो पूरी नहीं करता था। उनको जानना था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कितने भेजती है और हमें कितने मिलते हैं, सिर्फ इतनी जानकारी चाहिए थी। गवर्नमेंट ऑफिसरों ने उनको जानकारी नहीं दी। जब उनको जानकारी नहीं मिली तब उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए RTI के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी। उसका संगठन बड़ा होता गया, राजस्थान में शुरू हुआ था। उसके बाद उसी संगठन और कई संगठन मिलके, जिसमें अरविंद केजरीवाल एक हैं और एक दो अरुण राय और कई जो लोग, उन्होंने NCPRI एक एसोसिएशन बनाया। उसके बाद एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई, ठीक है। तो इस मजदूर किसान अरुण राय थी, निखिल देव थे, शंकर सिंह, और इस तरह से काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल करके ये हमारे लिए कानून दिलवाया है, ठीक है। तो हम इनके शुरुआत हैं इन सब लोगों के लिए जो है। अच्छा, 2005 में जो एक्ट पास हुआ था उससे पहले ये कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी पास हो चुका था, ठीक है। कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं फिर ऑलरेडी पास हो चुका था। RTI के ऑब्जेक्टिव्स क्या, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें एक तो सिटीजन जो आए हमारे अवेयर होंगे, पावर होंगे तो शक्ति मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, करप्शन कम हुआ और हम एक प्रैक्टिकल रिजिम मिलेगा, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक उसका प्रैक्टिकल तरीका हमारे पास आ गया, ठीक है। आज इस हमें RTI के अंदर क्या क्या पावर मिली हुई है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या जानकारी मांग सकते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा अगर इंग्लिश में समस्या है तो मैं हिंदी में डालूँ तो उससे समझ लें, बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इंग्लिश से ऐसे कोई पुरानी दुनिया में किसी को नहीं आ रही है तो मैं सब समझ हम पहले आस्क एनी क्वेश्चन गवर्नमेंट टू सीक एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट जो लिखा है ये थोड़ा सा क्या है
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जो मटेरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। मटेरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे क्या एक्सेप्शन है, किस तरह की जानकारी नहीं मिल सकती, बाकी सब जानकारी मिल सकती है। गवर्नमेंट के सभी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट मतलब जांच कर सकते हो, उसी के ऑफिस में जाके उस गवर्नमेंट की पूरी फाइल डॉक्यूमेंट सब जांच कर सकते हो। दूसरा अधिकार, गवर्नमेंट का कोई भी काम है उसकी भी जांच कर सकते हो। सैंपल मटेरियल्स, आप गवर्नमेंट के सैंपल मटेरियल भी ले सकते हो। सैंपल मटेरियल क्या, सड़क बन रही है उसका सैंपल ले सकते हो। गवर्नमेंट ने कोई लकड़ी की अलमारियां मंगाई है उसका सैंपल ले सकते हो, या और कागज गवर्नमेंट अपने ऑफिस में पेपर मंगाती है, कागज मंगाती है प्रिंट करने के लिए, उसका सैंपल ले सकते हो। तो जो भी इस तरह का सामान उसके सैंपल कॉपी आप ले सकते हो। ये 5 तरीके से आप राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। ये आपको अवेलेबल है आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। इसमें कवर क्या क्या है, कौन कौन, गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट कवर हैं, प्लस कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। फाइनेंस करना इसमें थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है, आरटीआई में जो भी नेक्स्ट अमेंडमेंट होना चाहिए वो इसको थोड़ा क्लियर करना चाहिए। वो है सब्सटेंशियली फाइनेंस, यानी कि कुछ भी इसमें बड़ा क्लियर नहीं कि 10% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, कोई क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट से फाइनेंस होना चाहिए। तो कोई भी एनजीओ है, कोई भी ऐसा वो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है, वो सब आरटीआई के दायरे में आते हैं, ठीक है। उसके लिए हो सकता है जो अभी फिलहाल नहीं है उसके लिए हो सकता है फाइट करना पड़े, पर आप फाइट कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो इस सिंपल लगाएं, पर गवर्नमेंट के तो सभी डिपार्टमेंट है, ठीक है। आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से शुरुआत कर सकते हो। प्राइवेट में कुछ जो गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड है उनसे अगर आपको लगे कि कैसे करें, उसके लिए भी है, आप फाइट करना पड़ेगा, वो हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने किया है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थे उनके लिए फाइट किया, आगे ले गए, फिर कुछ वकील मिल गए, कोर्ट में केस हुआ और वो फिर आरटीआई के दायरे में आ गए, ठीक है। आप भी उसकी शुरुआत कर सकते हो। ये कम से कम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो 100% है वो तो आप शुरुआत कर ही सकते हो, ठीक है। क्या प्राइवेट बॉडी आरटीआई एक्ट में कवर है? जो प्राइवेट 100% प्राइवेट है उसको कवर नहीं है इसके अंदर, पर कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जमा है वो आप ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दे दो, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स हैं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स कैसे चलते हैं? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली का एक कानून है दिल्ली एजुकेशन एक्ट, उसके तहत चलते हैं। उस एजुकेशन एक्ट के तहत हर स्कूल को कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में जमा कराने होते हैं। बहुत सारे एनुअल रिपोर्ट्स होती है, ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, और बच्चों की डिटेल्स होती है, टीचरों की बहुत सारी कुछ डिटेल्स होती हैं। उस एक्ट के लिए उनको एनुअली क्वार्टरली जमा करानी होती है। वो सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में ऑडिट, अभी आपने देखा होगा पीछे एक ऑडिट कराया था गवर्नमेंट ने, उसके लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। उसका मेरा केस जो मैंने एक दिया है उनको बोला कि दिया है। 137 स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में ऑडिट हुआ था, दिल्ली सरकार ने कराया था। उसकी रिपोर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट दबा के बैठा, मुझे दे नहीं रहा था, तो कहने 1-1.5 लाख पेज है, तो मैं कुछ दिन में जाके देखूँ कितने पेज हैं, तो वो मिल जाएगी। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की फाइनेंशियल डिटेल की जानकारी, तो मेरी जानकारी है कि एक स्कूल में बड़े बड़े जो स्कूल हैं उसमें 50-50 करोड़ पे सरप्लस पड़ा है और फिर भी हमारे फीस बढ़ा रहे हैं। मैं छोटे से स्कूल का एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किस दिल्ली में एक स्कूल है, DAV दयानंद विहार एक स्कूल है, बड़ा छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल के पास सरप्लस जो फंड है, ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है 6 करोड़ रुपये पड़ा उसके पास, और वो बच्चों से अभी भी डिमांड करते हैं कि फीस बढ़ाओ, फीस बढ़ाओ। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जब आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप इसको एक्सपोज कर सकते हो लोगों को। क्या ये आपकी जो आरटीआई है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन देने से क्या कोई PIO मना कर सकता है? PIO सिर्फ जो हमारे एग्जम्पशंस हैं, इसके अंदर नेक्स्ट सेक्शन 8 है, और सेक्शन 8 में ये लिखा गया है कि कुछ जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। कुछ जानकारी कौन सी है कि वो हमारी देश की सीक्रेसी और हमारी सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हैं